Hello students, welcome. This is वैष्णवी अग्रवाल and we are studying Indian Economy Development. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991. दिस इज योर थर्ड चैप्टर जिसमें आप देखोगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 जिसने पूरी इंडियन इकोनॉमी चेंज कर दी वो क्या थे. The name of this chapter is Privatization, Liberalization and Globalization. This is the first part. और हमने इसके पहले देखा है कि 1990 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. यहाँ से हम देखेंगे कि 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने किया, वो क्या था. ये सबसे मेजर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था. पूरी इंडियन इकोनॉमी 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से चेंज हो गई थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेरी वेरी इजी, एक स्टोरी की तरह समझना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा. सो 1990 में जब हमने पढ़ा कि ब्रिटिश रूल के बाद के जो 40 साल इंडिपेंडेंस के थे, वहां पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रोल्स थे, बट उस टाइम गवर्नमेंट ने अपने किसी रोल को अच्छे से नहीं प्ले कर पाया. बहुत कम इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ, हर जगह मैनेजमेंट फेल हो गई, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया. क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था उतना जितना हमारा खर्चा था. इतने कर्जे आ गए कि गवर्नमेंट कर्जे चुकाने के लायक बची ही नहीं. In 1991, India met an economic crisis relating to the external debt. External debt मतलब बाहर के खर्चे. The government was not able to make repayments for its borrowings. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते थे कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्ट करना पड़े तो हम कर लें. बिल्कुल खत्म हो गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. Foreign exchange reserve, which were generally maintained to import petroleum and important items, dropped to a level that were not sufficient even for a fortnight. This crisis was further compounded to increase the prices of essential goods. Okay? All these led to the government to introduce a new set of policy which was change the direction of our development, जिसको हमने क्या बोला, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो हुआ क्या बेसिकली, हमारे 1950 टू 1990 के जो 40 साल थे उसमें पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बुरी तरीके से फेल हुआ. हर तरीके से मैनेजमेंट खराब हो गया, गवर्नमेंट कुछ संभाल नहीं पाया. प्राइजेस डोमेस्टिक हर चीज़ के बढ़ने लगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास था ही नहीं डिमांड फुलफिल करने को चीज़ें. तो हमारे जो नेसेसिटी गुड्स थे वो प्राइस बढ़ गए, जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया. हमने इतने कर्जे ले चुके थे कि हम डेट में बहुत ज़्यादा फंस गए और उस डेट की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी भी खराब हो गया, क्योंकि कोई क्रेडिट तो था ही नहीं, सब क्या था, जा ही रहा था. तो इतनी सारी दिक्कतें आई. कौन कौन सी? पुअर परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का काम करना बंद हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट चलना बंद हो गए, प्राइजेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया, फॉरेक्स हमारे खत्म हो गए, कर्जों में हम डूब गए और गवर्नमेंट कुछ मैनेज नहीं कर पाई. इस कंडीशन पे क्या सोचा? इस कंडीशन पे ये सोचा कि अब हम क्या करेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकालेंगे. एक एक करके पहले हर इशू देखते हैं, फिर देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या एक्चुअली. सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा था. इन द 40-year पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1990 द पब्लिक सेक्टर वाज असाइन्ड द इम्पॉर्टेंट रोल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था. हमने देखा कि कैसे हर चीज़ का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास थी और प्राइवेट हैंड्स के हाथ में कुछ नहीं था. बट उस टाइम सबसे पुअर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने की. Except for few public industries, overall performance was very disappointing. इसी के वजह से क्या हुआ, हमारा बीओपी बहुत खराब हो गया. क्यों? क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो तो कम नहीं हुए, पर हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स तो थे ही नहीं. क्यों? हमारी चीज़ें इतनी महंगी थी कि इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ें लोग क्यों खरीदते. तो इट अराइजेज व्हेन फॉरेन पेमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंपोर्ट के वो ज़्यादा होते हैं, एक्सीज दी फॉरेन रेसिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स, बहुत सारे टैक्सेस और टैरिफ्स लगाने के बाद भी देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट्स. इंडियन इंपोर्ट्स कम नहीं हुए, बट क्योंकि एक्सपोर्ट्स के प्राइस महंगे थे, बट देयर वाज अ स्लो ग्रोथ इन दी एक्सपोर्ट्स ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट. हम उतनी गुड क्वालिटी नहीं दे रहे थे और हमारी चीज़ें बहुत महंगी थी. क्यों? क्योंकि हमारा नॉर्मली ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था.
इन्फ्लेशनरी प्रेशर में क्या हुआ, कंसिस्टेंट राइज हुआ हमारे सारे नेसेसिटी गुड्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिमांड और सप्लाई की मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसेंशियल गुड्स का जो था उसका शॉर्टेज था हमारे पास, उसकी सप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ गया इंडिया में। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, हमारे ऊपर बिल्कुल एक्सपोर्ट्स नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रखा है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम पब्लिक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, हर जगह से क्या करेंगे? उधार लेंगे, कर्जा लेंगे। इसीलिए इंडिया के ऊपर क्या हुआ? बहुत ज्यादा डेट आ गया। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन द रेवेन्यू। जितना पैसा आ रहा था उससे काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर था। As a result, government had to borrow money from banks, publics and from international financial institutions. और किससे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑन टॉप ऑफ इट मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं था, गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। जितने भी पीएसयूज होते हैं, टैक्सेस होते हैं, जो बड़े बड़े रेवेन्यू जिससे गवर्नमेंट के पास आते हैं, कोई काम नहीं कर रहा था। ये सिचुएशन थी जब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेट ऑफ न्यू पॉलिसीज निकालना पड़ेगा। मतलब हमें नई पॉलिसीज निकालनी पड़ेंगी। क्यों हमें नई पॉलिसीज निकालनी पड़ेंगी? किस रीजन की वजह से? इस रीजन की वजह से कि एक तो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बढ़े। ठीक है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो, रुके नहीं। तो ये तो सबसे मेजर रीजन था कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ जाए, हमारे यहाँ पे कंपटीशन आए। इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट का काम एफिशिएंट नहीं रहा। तो हमें चाहिए था कि इंडिया में कंपटीशन आए, हमें चाहिए था कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाएं, बढ़ जाएं। हमें फॉरेक्स रिजर्व चाहिए कि अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्ट करना पड़े तो एटलीस्ट हमारे पास वो फॉरेक्स हो इंपोर्ट करने के लिए। हमें चाहिए था कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाए, इंडिया में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जिससे हर चीज़ बहुत महंगी मिल रही है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये सारी इश्यूज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, बहुत सारी पॉलिसीज चाहिए थी। तो गवर्नमेंट ने इन सब के लिए एक पॉलिसी निकाली जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब आई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसको बोलते हैं 1991 के इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। कौन लाया था ये? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह इसको लाए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में पूरी इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया, 360 डिग्री से चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ा आज तक का रेवोल्यूशन था। किसके लिए? अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए। A set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development, growth और development को fast करने के लिए। In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms. क्यों? क्योंकि हम 90s के इन सारे क्राइसिस से बाहर आ जाएं। These reforms came to be known as NEP, that is New Economic Policy 1991. प्लीज याद रखना, वो आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लिख के दे सकते हैं, एनईपी भी लिख के दे सकते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लिख के दे सकते हैं। तीनों का ही सेम मतलब है, कंफ्यूज मत होना। द एनईपी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग ऑफ रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स थे। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था कि एक कंपटीशन आए इंडिया के अंदर, उसके अलावा जो इतने सारे ग्रोथ्स में दिक्कतें आ रही हैं वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो इन लोगों ने क्या निकाला? इन लोगों ने निकाली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनईपी। अब जैसे मैंने आपको बताया, इन लोगों को फॉरेक्स को भी मेंटेन करना था, इन्हें चाहिए था कि बीओपी भी सही हो जाए, इन्फ्लेशन भी कम हो जाए, इसके साथ कंपटीशन भी आ जाए, डेवलपमेंट और ग्रोथ भी आ जाए। बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, इसीलिए दो टाइप के रिफॉर्म्स में उनको डिवाइड कर दिया गया। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स होते हैं किसी चीज को सेट करने वाले, शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स। मतलब जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि ये सारी चीजें स्टेबल हो जाएं।
ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाए। अब मैंने जो भी चीज़ें बोली उनमें से सोचो क्या क्या स्टेबल करने वाली चीज़ है। इनको चाहिए होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल हो जाए, इनको चाहिए होगा कि इन्फ्लेशन कंट्री में स्टेबल हो जाए, और इनको ये भी चाहिए होगा कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जो ये शॉर्ट टर्म स्टेबल करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, ये आती है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स के अंदर। और जो लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म जो हमें मेजर्स चाहिए, जैसे कि क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रुके ही नहीं कंट्री का। इसके साथ हमें क्या चाहिए कि एक कंपटीशन आ जाए कंट्री में, क्यों, क्योंकि उससे अपना ग्रोथ अच्छा हो जाए और कंपटीशन की वजह से प्रोडक्शन अच्छा होने लगे। तो ये सारी लॉन्ग टर्म चीजें हैं, ये सारी चीजें एकदम से नहीं आ सकती हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो जब हमें इकोनॉमिक पॉलिसी निकालनी थी, हमने दो तरीके के रिफॉर्म्स निकाले, स्टेबलाइज्ड रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बीओपी को सही करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना और प्राइस को कंट्रोल करना, अगेन इन्फ्लेशन को लाना। आपको एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू में 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि कौन से मेजर्स होते हैं जो बीओपी पे काम करते हैं या इन्फ्लेशन पे काम करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व पे काम करते हैं, कौन से मेजर्स होते हैं, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स होते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म होते हैं, इनका काम होता है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना कंट्री की, और कंट्री में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, इकोनॉमी की टोटल डेवलपमेंट को क्या करना, इंक्रीज करना। तो जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, तो हमें पता था कि हमें ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों कंप्लीट करने हैं। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए हमने कैसे निकाली, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बिफोर 1991, और यहाँ लिखती हूँ मैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया ने ये चेंजेस किए जिसकी वजह से इकोनॉमी चेंज हुई और अपने सारे गोल्स कंप्लीट हुए। 1990 के पहले हम क्या करते थे, 1991 के पहले हम जो पॉलिसी यूज करते थे उसको हम बोलते थे LQP पॉलिसी। क्या बोलते थे, LQP पॉलिसी। L वॉज फॉर लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर को कोई भी नई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई भी अपनी पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, या फिर अपने ही इंडस्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट डालना है, तो उसको उसके लिए एक रिटन परमिशन चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से। एक रिटन जो परमिशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो क्या होता था कि हम सबसे पहले 1991 के पहले एल फॉर लाइसेंसिंग यूज करते थे। जब ये रिफॉर्म्स आए तो हमने बोला कि यहाँ से बहुत प्रॉफिट रुकता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लेती है, और क्या होती है, इतने सारे प्राइवेट सेक्टर में हम बस कुछ कुछ सेक्टर को ही परमिशन देते हैं, बाकी जो सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो हमने इस एल को चेंज कर दिया दूसरे एल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ले आए हम लाइसेंसिंग की जगह। अब हमने क्या किया, एल को एल से चेंज कर दिया। लिबरलाइजेशन में ये जो प्रॉब्लम थी इसको हटा दिया, अब कोई लाइसेंसिंग की नीड नहीं है। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट सेक्टर के पास फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म की, कि उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई नई इंडस्ट्री डालनी है या अपनी पुरानी इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी है, उसको जरूरत नहीं है इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की। वेरी क्लियर, कोई भी डाउट लाइसेंसिंग और लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन समझ आ गया। सेकंड हम जो चीज फॉलो करते थे वो क्यू फॉर कोटा। किसके लिए करते थे, कोटा के लिए करते थे। कोटास क्या होते हैं, हमें बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फर्स्ट टाइम निकाली तो हमने क्या किया था, हमने शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी करके इंडस्ट्रीज निकाली थी, जिसमें से कुछ एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ओन थी, कुछ प्रोग्रेसिवली थी, और कुछ कुछ थी जो प्राइवेट ओनरशिप के पास थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी हम सोशल वेलफेयर तो देखते थे, बट क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता था, इंडिया का डेवलपमेंट और इंडिया की इकोनॉमी जितनी इंक्रीज हो सकती है, जितना पैसा बढ़ सकता है, वो सारी चीजें नहीं हो पाती थी। क्यों, क्योंकि कंट्रोल हमेशा क्या होता था, गवर्नमेंट के हाथ में रहता था। गवर्नमेंट बहुत छोटा कोटा देती थी कि तुम इतना ही काम कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर को, उससे आगे प्राइवेट सेक्टर अपने पोटेंशियल के बराबर भी काम नहीं कर सकता था।
तो हमने क्या किया, हमने इस कोटा को चेंज कर दिया प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि अब गवर्नमेंट के पास वो ओनरशिप नहीं है, प्राइवेट्स के पास ही, प्राइवेट लोगों के पास ही वो ओनरशिप है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, खुद ओनर बन के, गवर्नमेंट को कंट्रोल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि क्यू मतलब कोटा को हमने पी मतलब प्राइवेटाइजेशन से चेंज कर दिया। कोई डाउट? लास्ट इस पी, पी मतलब परमिट। इसका क्या मतलब होता था कि इंडिया जब फ्री हुई थी ना, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंडिया में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं थे। इंपोर्ट हम सिर्फ उन चीज़ों का करते थे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो, और एक्सपोर्ट हम क्या करते थे, बहुत ही मिनिमल चीज़ों का करते थे, क्योंकि हमारा महंगा बहुत था। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को काम भी करना है तो वो क्या, वो कोई कैपिटल गुड इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक गुड्स ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी परमिशंस लगती थी। जब तक उनको गवर्नमेंट से वो परमिशन नहीं मिलेगी, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी टाइप की ट्रेडिंग बाहर नहीं कर सकते हैं। इस चीज को हमने चेंज किया, जी दैट इज फॉर ग्लोबलाइजेशन से। क्या किया हमने, हमने इंडिया को क्लोज्ड इकोनॉमी से एक ओपन इकोनॉमी बना दिया। अब तुम कुछ भी एक्सपोर्ट करो, कुछ भी इंपोर्ट करो, हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर चाहिए, जिसके लिए हमें ये परमिट हटा के टोटल ग्लोबलाइजेशन करके एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ग्लोबलाइजेशन लाया। कोई डाउट? क्या समझ आया कि हम 1990 तक LQP पॉलिसी को यूज करते थे, दैट इज लाइसेंसिंग कोटा एंड परमिट, जिसको हमने LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से चेंज कर लिया। इसी को हम बोलते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। कोई डाउट? वेरी इजी, ऐसे ही याद करना। फर्स्ट इज योर लिबरलाइजेशन। क्या होता है लिबरलाइजेशन? refers to the removal of entry and growth restriction of private sector। अब प्राइवेट सेक्टर को अगर अपना कुछ एक्सपैंड करना है, या नया मार्केट खोलना है, या नया प्रोडक्ट खोलना है, उन्हें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। पहले उनको जो लाइसेंस लेना पड़ता था, अब उनको वो लाइसेंसिंग की नीड नहीं है, अब वो लिबरलाइज हो गए हैं। डाउट क्लियर? सेकेंड इज योर ग्लोबलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब इंडिया अब एक ओपन इकोनॉमी बन गई है। पहले इंडिया 1991 के क्या थी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्या थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी थी मतलब पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए परमिट चाहिए होती थी, अब वो परमिट नहीं चाहिए, अब ओपन इकोनॉमी है, डायरेक्ट ट्रेड कर सकती है ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई डाउट? Last is your privatization. It refers to the transfership of ownership and management control to from public sector to private sector। मतलब पहले जो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था वो चला गया, प्राइवेट सेक्टर खुद से काम करके डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो कोटा सिस्टम चलता था कि कितने सेक्टर्स में क्या काम कर सकती है प्राइवेट सेक्टर, वो हट गया। कोई डाउट? वेरी इजी। ओके, the broad components of new policies were the policy of liberalization in the place of licensing। लाइसेंस की जगह लिबरलाइजेशन आ गया। पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया, कोटास चले गए कि कौन कितना कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। एंड पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन आई किसकी जगह, परमिट्स की जगह, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या परमिट है। सो बेसिकली क्या हुआ, LPG was set to replace LQP in 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है, LPG आया, किसकी जगह आया, LQP की जगह आया। कब आया? 1991 में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। वेरी क्लियर। जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा आया कि पूरा गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर खराब हो गया, वो किसी तरीके की मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारा कर्जा, डेट आ गया, इंडिया के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, डेवलपमेंट और ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो गई। और इन सारी कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ा, इन सारी कंडीशंस में हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकालनी पड़ी, जिसमें अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई, जिसके अंदर क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991।
दो टाइप के गोल्स थे इसमें, शॉर्ट टर्म गोल्स जिसको हम स्टेबलाइजेशन गोल्स भी बोलते हैं, जिसमें बीओपी करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सही करना, इन्फ्लेशन कम करना हमारे गोल्स थे। और सेकंड होते हैं स्ट्रक्चरल गोल, जो कि लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सिलरेट करना। इसी के लिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिसने एलक्यूपी को चेंज करा, एलपीजी को एक्सेप्ट किया। एलक्यूपी मतलब लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट। सबसे पहले हमें लाइसेंस चाहिए होता था, हम कोई भी काम करें, उस चीज को हमने लिबरलाइज कर दिया और वी मूव्ड टू लिबरलाइजेशन, कि अब प्राइवेट जितने भी ओनर्स हैं उनको इस चीज की जरूरत नहीं है कि वो लाइसेंस लें। फिर हम लोग क्यू दैट इज कोटाज यूज करते थे कि कौन कितना प्राइवेट सेक्टर कहाँ काम कर सकता है, इसको हमने चेंज करके कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरी मैनेजमेंट और ओनरशिप पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे दी। और लास्ट था पी दैट इज फॉर परमिट, कि हम कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सब चेंज करके हमने इंडिया को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ग्लोबलाइज कर दिया, ओपन इकोनॉमी बना दिया। LPG, liberalization, privatization, and globalization were the main components of economic reforms or new economic policy 1991. This was your introduction. I hope you understood it. Let's move to the assessments and see what all we have covered today. First question, which of the following is not an element of नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? इनमें से कौन सा NEP का नहीं था कंपोनेंट? लिबरलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, लाइसेंसिंग था क्या? नो, लाइसेंसिंग को ही तो लिबरलाइजेशन ने चेंज किया था, अब लाइसेंस नहीं चाहिए था प्राइवेट को, तो योर आंसर वुड बी सी, प्राइवेटाइजेशन था। सो आंसर वुड बी सी, लाइसेंसिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द शॉर्ट टर्म मेजर्स। यहां आपको कीवर्ड मिल गया शॉर्ट टर्म मेजर्स। कौन से होते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स? स्टेबलाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, जो किसके लिए यूज होते हैं? या फॉरेक्स को मेंटेन करने को, या बीओपी को मेंटेन करने को, या फिर क्या करने को? इन्फ्लेशन को कम करने को। करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे आपको सेकंड भी दे दिया, इसकी जगह आपको दो और नाम दे सकते थे। तो शॉर्ट टर्म मेजर जो बीओपी सही करता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल होता है क्या? नहीं, स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल होता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं, कुछ होता ही नहीं है। स्टेबलाइजेशन क्या होता है? हमें नॉर्मल स्टेबल करनी है चीजें। सो आंसर वुड बी सी, शॉर्ट टर्म मेजर कौन सा होता है? स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। लास्ट इज योर LQP पॉलिसी दैट इज लाइसेंस, कोटा, परमिट। ये तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने हटा ही दी थी। तो आंसर वुड बी सी, स्टेबलाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स। Question number third, which of the following elements of economic reforms replaced quotas? कोटा को किसने रिप्लेस किया? ऐसे याद करो, LQP था, LPG आ गया। दैट इज LQP था, LPG आ गया, मतलब लाइसेंस की जगह लिबरलाइज हो गया, कोटा की जगह प्राइवेट हो गया, परमिट की जगह ग्लोबलाइज हो गया। तो कोटा की जगह क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन आया। सो आंसर वुड बी डी, प्राइवेटाइजेशन। Very easy. I hope you understood it. In the coming parts, we will understand all three elements separately. This was all for today. Thank you so much.